सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुआशी गवर्नेंस में बेहतरी के लिए वजीर आजम ने एक अहम कदम उठाते हुए 15 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी में फाइनेंस और कानून समेत मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर मुतल्लिका इदारों के सीनियर हुकाम शामिल हैं। वजीर खजाना की सरबराही में कायम कमेटी हर 3 माह बाद अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब IMF ने अपनी गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में पाकिस्तान की गवर्नेंस खामियों की निशानदेही करते हुए कहा था कि अगर गवर्नेंस बेहतर होती तो मुल्क की GDP 5 से 6% तक जा सकती थी। अब सवाल यह है कि क्या नई कमेटी की तश्कील दरअसल मौजूदा मुआशी टीम की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार है, जो मुआशी इस्तेहकाम के असरात आम आदमी तक मुंतकिल करने में नाकाम दिखाई देती है। उधर दूसरी जानिब सियासी महाज भी गर्म है। अहम पेशरफ सामने आ रही है। सियासी इस्तेहकाम के लिए वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुल्क के 5 बड़ों के दरमियान कौमी डायलॉग की तजवीज़ दी है, जिनमें 4 सियासी रहनुमा और आर्मी चीफ शामिल होंगे। लेकिन क्या यह फॉर्मूला अमली तौर पर मुमकिन है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब PTI ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे रखी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के सिलसिले में लाहौर के बाद कराची जाने का ऐलान कर चुके हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात की बात हो रही है। क्या एहतजाज और मुज़ाकरात बैक वक्त चल सकते हैं? और सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार PTI सियासी इस्तेहकाम के किसी अमल का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? क्योंकि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की जानिब से चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बयान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ करार देना इस अंदरूनी कशमकश को वाज़े कर रहा है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इमरान खान से मुलाकात ना होने की जिम्मेदारी हुकूमत के साथ साथ पार्टी के अंदर लोगों पर भी आयद होती है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, PMLN से ताल्लुक है। फैसल चौधरी साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, PTI से ताल्लुक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू मलिक साहब। 5 बड़ों के दरमियान कौमी डायलॉग की तजवीज़ ये राना साहब की जाती राय है या हुकूमत इन लाइन्स पर सीरियसली कोई सोच रही है, कुछ प्रोसेस चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये राना साहब एक बड़े वास्ट एक्सपीरियंस रखने वाले सियासतदान हैं और कई दिहाइयों से वो सियासत से मुंसलिक हैं और ज़ाहिरी बात है कि एक तजर्बा रखते हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ गॉट दिस एक्सपीरियंस अंडर हिज बेल्ट। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये उनका ज़ाती तज्ज़िया तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ हकीकत पर भी मबनी है। ज़ाहिरी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप जब तक नहीं बैठेगी तब तक मामला जो हैं वो किस तरफ जो है डायलॉग के हवाले से अगर बात करें, डिस्कोर्स के हवाले से बात करें, तो ज़रूरी है कि सियासी लीडर जो हैं, जो सियासी जमातों के लीडर हैं, उनको बैठना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि किस तरफ जो है वो जमहूरियत की डायरेक्शन को आपने लेके जाना है और किस तरह जो है वो जो खिंचाव है उसको किस तरह कम किया जा सकता है। तो ये उनकी ज़ाती राय तो हो सकती है और मैं वाक़तन समझता हूँ कि उनकी ज़ाती राय है, लेकिन इन व्यू ऑफ हिज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स ये उनकी राय है। और गवर्नमेंट इज नॉट थिंकिंग ऑन दीज लाइंस एट ऑल। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ने तो वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पे दो टोक मौक़िफ़ है वज़ीर आज़म साहब ने वाज़े तौर पे वो सामने पेश किया और पिछली जब काबीना की मीटिंग हुई कुछ दिन पहले तो उसमें भी वाज़े तौर पे दोबारा पेशकश की, डायलॉग की, डिस्कोर्स की, बातचीत की और दावत दी बाकायदा तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि इतनी दफ़ा या 12 दफ़ा जब दावत दे चुके हैं वज़ीर आज़म, तो बिल्कुल उस प्रोसेस को आगे भी बढ़ना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं ये 5 वाला कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता गवर्नमेंट के पार्ट पे। गवर्नमेंट की लिस्ट में ये 5 वाला फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता कि 5 बड़े बैठ जाए। देखिए, PM साहब ने जो दावत दी है ये मुतवातिर तौर पे दीगर जो वज़रा ने या जो ट्रेजरी बेंचेस पे लोग बैठते हैं उन्होंने जो दावत दी है अपोजिशन को कि मुज़ाकरात होने चाहिए। उन तमाम मुज़ाकरात में यही बात है कि जो भी बात होगी वो आइन और कानून के दायरे कार में रह के बात होगी। रिफॉर्म से बात करें, दीगर पॉलिटिकल इशूज़ हैं उस पर बात करें, डेमोक्रेटिक
जो स्टेप्स हैं या डेमोक्रेसी को किस तरह मज़ीद फाल या बेहतर किया जा सकता है उस पर बात करें, तो ये तमाम तर वो स्टेप्स हैं जो कि विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ रह के ही आपको बात करनी है और इसी हवाले से जो है वो बात होगी। और इसमें जितनी देखें टॉप टियर लीडरशिप हो या मिड टियर लीडरशिप हो, दोनों तरफ से बिल्कुल उनको बैठना चाहिए और बिल्कुल टॉप टियर लीडरशिप बैठे। और आप कह रहे हैं मिलिट्री लीडरशिप भी बैठे, लेकिन उसके कुछ जी नहीं, मैंने कहा मिड टियर लीडरशिप। अब प्लीज वो लफ्ज तो मेरे वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ दैट आई हैवंट सेड। तो कम से कम मैं समझता हूं कि दोज हु मैटर, आपके मेरे कोई ऑडियो कनेक्शन का मसला आ रहा है ना, एक दूसरे की आवाज साफ नहीं जा रही है जी। लेकिन मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि मुज़ाकरात सियासी जमातों के बीच में ही होने हैं और सियासी जमातों की टॉप टियर लीडरशिप बैठे या मिड टियर लीडरशिप बैठे, मुज़ाकरात तो सियासी जमातों के दरमियान ही होंगे। कोई आउटसाइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो ना मुज़ाकरात किसी से हो सकते हैं ना होने। राइट। चौधरी साहब, ये क्या लगता है जो राणा साहब ने तजवीज़ दी है, ये काबिल अमल है आपको लगता है? और बैरिस्टर वकील मलिक साहब कह रहे हैं ये उनका तजुर्बा है, उनकी राय है, इसका गवर्नमेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अभी गवर्नमेंट तो वही ऑफर वैलिड है जो पहली वाली ऑफर थी और उस पर पीटीआई ने कोई हिलजुल नहीं की। अदरवाइज वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए बात होगी, इसके अलावा नहीं होगी। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस प्रोग्राम में नहीं है कि 4-5 बड़ों को बिठाए और बात करे। योर टेक ऑन। देखिए सर, बात यह है कि बात तो करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि हुकूमत हो या पीटीआई हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, सबको 2-2 कदम पीछे हटके अपनी जातों से ऊपर उठ कर देखने की जरूरत है। इस वक्त मुल्क नहीं चल रहा, ये एक हकीकत है। मुल्क बहरानों की जद में है, चाहे वो माशी बहरान हो, सियासी बहरान हो, आईनी अदालती बहरान हो, गवर्नेंस के इशूज है। टेररिज्म जो है 35% इंक्रीज कर गया है। इंटरनेशनल सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है। मुज़ाकरात के मुख्तलिफ जो है वो सिचुएशंस हो सकती है। ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव करने के लिए ही मुज़ाकरात होंगे ना, जमहूरियत को पूरी तरह करने के लिए मुज़ाकरात होंगे। हकीकत बात यह है कि अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो शायद सियासी स्पेस तो हुकूमत में मौजूद पार्टियों की भी नहीं रह गई, अपोजिशन की पार्टियों की तो बिल्कुल भी नहीं रह गई है। ये जो सारे मामलात हैं ये सियासी जमातों ने एक दूसरे के लिए करने हैं, अपने लिए करने। अब ये बताएं ना, इसको जरा डाइसेक्ट करें ना। अब आप राणा सनाउल्लाह साहब एक बात कर रहे हैं, वो ये बात क्यों कह रहे हैं, किसके कहने पे कह रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो ऐसी बात करे या कर रही हो। सो आपका क्या ख्याल है, विद द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं या फिर वो उनकी अपनी जाती राय? क्योंकि कंफ्यूजन तो आपके लोगों के फ्रंट पे भी बहुत है, उस पर जरा बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले गवर्नमेंट का समझ लेना कि आपको क्या लगता है ये ऑफर कहां से आई? देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है, राणा सनाउल्लाह साहब का ज़रा हुकूमत से अलग करके तो नहीं देख सकते। वो पॉलिटिकल एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के और वो बड़े एक सियाने आदमी है, पॉलिटिकली बड़े, वो मैं समझता हूँ कि करेक्ट पर्सनैलिटी है उनके, जो अमली तौर पे सियासत को जिस तरह वो समझते हैं, जो उनका तजर्बा है वो किसी का नहीं है। और वो एतमाद हासिल है उनको वज़ीर-ए-आज़म का भी और नवाज शरीफ साहब का भी। और PMLN में से अगर आप संजीदा कुछ लोग उठाएं तो ज़ाहिर उनमें सरफहरिस्त आते हैं। और फिर वज़ीर-ए-आज़म का कैबिनेट मीटिंग में ये अंदिया देना की बात करना है। तो आप कह रहे हैं अप्रूवल से ही कर रहे हैं ये बात, लेकिन अकील साहब ये कह रहे हैं कि अप्रूवल से बात नहीं हो रही। अब बैरिस्टर साहब जरा ये बताइएगा, वो चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई इतने हालात खराब है मुल्क के, आपके पास इस फॉर्मूले पे जो राणा साहब बात कर रहे हैं इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि आके बात करें? देखिए, बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए और बिल्कुल हम पूरे जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करते हैं। और वाज़ेह तौर पे हमने यही डे 1 से बात की है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात की जो है जब भी कभी बात हुई है हमने उसको सपोर्ट किया है, हमने उसको वेलकम किया है, इफ़ एनीथिंग बल्कि हमने तो इनिशिएट किया है। लेकिन जो फैसल चौधरी साहब ने बात की है, मैं उससे आई टेक एन एक्सेप्शन टू दैट। वही बात काफ़ी हद तक तो उन्होंने दुरुस्त की है और मैं उस हवाले से आई कैन एग्री टू डिसएग्री टू द एक्सटेंट के बिल्कुल राणा साहब ने जो बात की है, मेरी अगेन मैं ये कहूँगा, रीइटरेट करूँगा, वो उनका एक वसी जो सियासी तजर्बा है वो उस हवाले से है।
लेकिन गवर्नमेंट का तो इसमें देखें ना कोई वो अप्रूवल नहीं है। उन्होंने एक बात की है, एक ऑप्शन है, एक सजेशन है उनकी तरफ से कि ये जो है सियासी लेकिन बैरिस्टर साहब इतनी बड़ी बात राना सल्लल्लाह साहब अपनी तरफ से कर नहीं सकते वैसे। मतलब या तो ये है कि ठीक है आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इसमें कोई अप्रूवल नहीं है, बिल नहीं है, चौधरी साहब का ये ख्याल है कि वो दोनों से क्लोज हैं, दोनों मियाँ साहिबान से क्लोज हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात अगर वो कर रहे हैं, जाहिर है उन्हें पता है मैं टीवी टॉक शो में बैठ के इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, इसका एक इम्पैक्ट होगा, ये डिबेट बनेगी, ये डिस्कशन होगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी में ये ख्वाहिश एग्जिस्ट करती हो, आपकी गवर्नमेंट में ना करती हो? नहीं देखिए, ये तो वाज़ेह तौर पे आपके सामने है कि हम हमेशा से डायलॉग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं और जमहूरी रवैया यही होता है, जमहूरी तकाजे यही होते हैं। अब आदिल अब्बासी साहब मुझे ये बताइए कि क्या जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टाइम पे क्या किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत थी जब मिसाक जमहूरियत हुआ था? देखें ना, टॉप टियर लीडरशिप दोनों जमातों की इकट्ठी हुई, उन्होंने COD पे साइन किए। इसी तरह जब इलेक्शन जीतने के बाद 2013 में मियाँ साहब जो हैं खुद चल के चले गए बनी गाला, तो इसमें तो कोई ऐसी आड़ महसूस नहीं की उन्होंने। तो सियासी लीडरशिप यही होती है, सियासी रवैये, सियासी जो और जमहूरी जो रवैये हैं, तकाजे हैं, वो यही डिमांड करते हैं। बट अब तो मियाँ साहब समझते हैं ना कि ये सियासी लोग नहीं हैं, इनके साथ बात नहीं हो सकती। अब तो मियाँ साहब की ये पोजीशन है ना। देखें, मैं ये समझता हूं कि एक अना का मसला बना लेना, और क्योंकि 804 का मसला अना का मसला है, वो कोई सियासी मसला नहीं है, कोई जमहूरी मसला नहीं है, वो एक अना का मसला है। और उस मसले पे वो बज़िद हैं और उसको इतने हाई मॉरल ग्राउंड पे बिठा दिया है उस बेचारे को कि उसकी अपनी पार्टी के लोग कि वो वहाँ से अगर एक कदम भी पीछे, क्योंकि 2 कदम पीछे हटने की बात की भी फैसल चौधरी साहब ने, तो वो 1 कदम क्या आधा कदम भी अगर पीछे हटेगा तो उसको जिस किस्म की एक इनकी ट्रोल ब्रिगेड है, वो आपको लगता है कि वो छोड़ेगी? वो अपनी लीडर को क्या, वो तो अपनी जमात के लोगों को नहीं छोड़ती, तो लीडर तो मैं समझता हूँ उससे ज्यादा जो है वो नहीं, लेकिन वो खुद ही लाए ना जी, यहाँ तक तो इन हालात को वो खुद ही लेके आए ना ऑनलाइन, यहाँ तक तो वो ये पोजीशन अपनी पार्टी लेके तो वो खुद ही आए हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब ये खुद लेके आए हैं। डोपामीन है यहाँ पर लाने में उन्हीं का रोल है, इसमें कोई और तो नहीं है। बाकी पार्टी में तो लोग बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो ये डोपामीन इतना हाई तो खुद उन्होंने किया है, इमरान खान ने किया। चौधरी साहब ये बताएं, ये क्या आपकी पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने उनको उड़ा के रख दिया और डिसोन कर दिया उनके बयान को कि हम कोई जिम्मेदार नहीं? आपकी अपनी इतनी रिफ्ट्स हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, सो कोई क्या बात करेगा? और जब गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हो गया है कि यार सिवाय इमरान खान के कोई बंदा डिसीजन नहीं कर सकता, उससे बात नहीं हो सकती, तो फिर बात किससे करनी है? तो ये कौन से वाले डायलॉग होंगे? क्योंकि ये तो खुद आपकी पार्टी के अंदर जो है वो इतने डिफरेंसेस हैं और वो तो कह रहे हैं, और आप अग्री करते हैं बैरिस्टर साहब की बात से, बैरिस्टर गौहर साहब की बात से कि खुद हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप भी उस मुझे लगता है माइंड सेट के हैं कि जिन्हें खुद भी ज़ाहिर फेस भी करना पड़ा ये प्रॉब्लम, पीछे हटा दिया गया। तो आप अग्री करते हैं बैरिस्टर गौहर के बयान से या सलमान अकरम राजा, कौन ठीक बात कर रहा है? देखिए कंफ्यूजन तो दोनों तरफ है ना। अभी देखिए अकील जैसे बात कर रहे हैं, राना सलाम कुछ और बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो है और इसमें कोई शक की बात नहीं। तो गौर की बात है, वो जिस तनाजुर में गौर बात कर रहे हो तो एक बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। यानी अगर आप अभी कल कहा गया है कि जी हम वहाँ तक पता नहीं कुरान खानी करेंगे, क्या करेंगे, वो सियासी मामला तो इस तरह से नहीं होते। तो गुजारिश है जी कि वो तो समझिए जो चीजें हो सकती हैं, अगर तो घर में कुरान खानी हो तो समझ में आती है, आप दुआ भी मांगे सब करेंगे, लेकिन जेल के बाद तो एहतजाज होना था और वहां से मुलाकात के लिए जो है वो कह रहे हैं। तो गौर साहब का ये कहना है कि अगर हम मुलाकातों के लिए भी हुकूमत से मिन्नतें तल्ले करके एक मुलाकात लेते हैं और फिर उस मुलाकात के बाद भी सब कुछ बंद हो जाता है, फिर वो वहां पर जाते हैं 4-6 घंटे खड़े होकर वापस भी आ जाते हैं और कुछ मुलाकात नहीं होती और आसार भी नजर नहीं आ रहे, तो उस तनाजुर में है। बाकी ये बात भी दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे धड़े हैं और वो अपनी अपनी बात करते हैं, और उसके अलावा तरीके तवज़े पाकिस्तान का स्टांस कुछ और था, जो PTI का मुज़ाकरात को लेकर स्टांस कुछ और था, लेकिन वो देखिए कि वो भी इतने होस्टाइल हैं, मतलब इसमें फंसे हुए हैं कि वो अपना इंडिपेंडेंट जो है वो स्टांस नहीं रख सकते तरीके तवज़े पाकिस्तान वाले। उसकी वजह ये है कि वो ज़ाहिर PTI एक बड़ा ग्रुप है, बल्कि वाहिद बड़ा ग्रुप है, तो उसको जो है वो अगर इग्नोर करेंगे
तो उनके पास कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं बचेगी। और जो पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई के जो पॉलिसी मेकिंग है वो पार्टी के जो इलेक्टेड लोग हैं उनके पास नहीं है, वो कहीं और से डिक्टेट होती है और उसको जो है लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते। कुछ मतलब वजूहत हैं, कोई सोशल मीडिया भी वजूहत हैं, कुछ सुनते हैं लोग की पता नहीं। सो फिर इसका मतलब ये हो ना कि कंफ्यूजन और क्योस तो दोनों कैंप्स में ना, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट फेल हो रही है पॉलिटिकल प्रोसेस को के जरिए ये डायलॉग करने में या करवाने में। उसका तो हल भी तो यही है ना कि देखिए कंफ्यूजन तो डेफिनेटली क्योस है, तो क्योस तो तभी खत्म होगा ना जब आपस में मिल बैठ के बात करेंगे। अभी तो मुज़ाकरात की बात होती है, मैं उससे थोड़ा सा पहले की स्टेज की बात कर रहा हूँ कि अभी तक तो वो माहौल तो बनाया जाए ना। जैसे हमने ये कहा कि अडाला में जो है वो सिलसिला है, अगर वहाँ पर टेम्परेचर आए है तो कोट लखपत वालों से बात कर लें। आप महमूद खान से बात नहीं करना चाहते, इमरान खान से बात नहीं करना चाहते या वो आपसे नहीं करना चाहते। ये बातचीत से याद आया चौधरी साहब, जरा मुझे क्विकली बताइए, असद कैसर साहब और जुनैद अकबर साहब लाहौर में किसी खुफिया दौरे की उनके बारे में इत्तलात आ रही है, वो किससे मिलने गए? सर मुझे नहीं इस बात का पता। तो वैसे मकामी क़यादत को भी नहीं पता चला, ये मामला है क्या वैसे? पता नहीं, वो असद कैसर साहब जुनैद अकबर अगर लाहौर गए किससे मिलने गए होंगे ये तो उन्हीं से सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन अभी अगर ये जो एक 7 तारीख को कॉन्फ्रेंस नेशनल डायलॉग कमेटी ने इनिशिएट की तो मेरा तो उसमें यही मशवरा था पीटीआई वालों को भी और तहरीक तर्ज़ पाकिस्तान वालों को कि आप वहाँ पे जाके अपना मुद्दा रखें, क्योंकि अब वहाँ पे बैठेंगे आप, वहाँ पे अगर दूसरी पार्टियां भी आती हैं और वहाँ पे अगर आप मुद्दा रखेंगे तो वहाँ पे काफी इंडिपेंडेंट लोग भी होंगे, तो एक आपके मुद्दे को वहाँ पे सपोर्ट भी मिल सकती है। ना जाना या जो रुसे रहना ये तो सियासत में हल नहीं होता। आखिरकार आपको बैठना पड़ेगा। इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, मुज़ाकरात की वो उनका ये बदअतवादी की फिजा है ना आदत दोनों तरफ से, हुकूमत उन पर एतबार नहीं करती तो वो हुकूमत पे भी एतबार नहीं करते। सर वो यही है ना, देखिए मसला ये है कि उधर से वो भी इतनी सख्त ट्वीट आती है और इधर से भी जो है वो फिर देखिए ट्वीट तो मसला नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं है। मैंने तो कभी अपने बारे में भी ट्वीट्स को सीरियस नहीं लिया, ये उसको तो जरूरत नहीं होती। गुजारिश है ना जी कि अगर सीबीएम पहले तो ज़ाहिर क्योंकि इख्तियार है हुकूमत के पास और बाख्तियार लोग ही सीबीएम करेंगे ना जी। अगर वो कोट लखपत के लोगों को मेहरबानी करें वहाँ पे सोचें तो वो लोग ऐसे हैं जिनका कार्ड भी है, जो कि सीरियस बात भी कर सकते, 2 दफा लेटर भी लिख चुके हैं। अब जो मुज़ाकरात की बात करता है हुकूमत भी तो उस तरफ तोड़ो नहीं देती ना जी। मगर उनका कद काट तो है, लेकिन ये ठीक है, वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन फैसल आपको भी पता है ना कि आपको भी पता है कि वो कुछ भी कर लें, अगर बानी चेयरमैन ने फैसला कर लिया कि मैंने बात नहीं करनी और उनको नहीं लगा कि कोई चीज उनके लिए बेहतर है तो उन्होंने फिर उनकी भी नहीं सुननी। ये एक अनफॉर्चुनेट डायलेमा तो है। ये मैं एग्री नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ जाती नॉलेज की बुनियाद के ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि जी इमरान खान साहब को तो ऐसे इन्होंने पेश किया हुआ जैसे पता। जाहिर है अगर आप ये जो कल वाले हैं जिनकी हैसियत तो कहती कोई नहीं है, आप उनको भेजेंगे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब से वो कन्वेंस में मतलब करने में या उनसे को बात करने में मालिक साहब आपको ये बताएं अगर जी कंप्लीट कर लें। मतलब अगर लॉ मिनिस्ट्री में बात करनी है तो आजम या अकील से बात करनी है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो कि उनको जानते हैं, जिनके साथ ये तो नहीं है ना कि वो 70 साल के हो गए, 3 साल मारे भी जा रहे हैं और उनका कोई अहमियत वक्त नहीं है। नहीं सर, सियासी कदकाटों है, मैं तो खुद मान रहा हूँ ये बात, बल्कि मैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जिस दिन हम आवाज उठा दें तो करोल पे आ करके उनको कह देना वो तो फिर वापस पा देना, चलो हुकूमत एंड कर ले। जी अकील मलिक साहब, कुछ सोचती है आपकी गवर्नमेंट कोट लखपत वालों के साथ एंगेज करने पे कि ये वो कहते हैं बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं? और जरा साथ ही इसका भी जवाब दीजिएगा, ये इकोनॉमिक टीम जो थी, क्या ये जो 15 रुकनी गवर्नेंस कमेटी कायम की है, क्या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है अपनी इकोनॉमिक टीम पे प्राइम मिनिस्टर के? दोनों सवाल की तरह जवाब दीजिएगा। नहीं देखिए, वो इकोनॉमिक टीम के हवाले से सबसे पहले मैं वो एड्रेस कर देता हूं। पहले ये बाद में कर लीजिएगा, पहले ये जवाब दें। कोट लखपत वाला मुझे बता देंगे जरा कि कोट लखपत वालों से कोई इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर आप बेशक इस पे आ जाएंगे।
मैं समझता हूँ बिल्कुल वो इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखें ना, CBMs की बात की तो फिर CBMs दोनों तरफ से होने चाहिए ना। और CBM दोनों तरफ से क्या होंगे कि क्या इमरान खान साहब अपनी जिस तरह की जो टोन है, जिस तरह की जो गुफ्तगू है, जिस तरह के अल्फाज का चुनाव है, या जिस तरह टारगेट किया जाता है, क्या वो अपनी ट्वीट्स वो कह रहे हैं आप बर्दाश्त करें, होल्ड करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, CBM से दोनों तरफ से होंगे ना। फिर या तो देखें ना, ताली दो हाथ से बजती है। एक तरफ से तो CBMs नहीं हो सकते। हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि CBMs करें और फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे। आप बताएं कि बातचीत के लिए ये जो लोगों का बिल्कुल बताया, उनका कद काट है अपनी पार्टी में बिल्कुल, जो कोट लखपत के अंदर अभी पाबंद सलासिल हैं और वो उन केसेस में अपने केसेस फाइट आउट कर रहे हैं। कई केसेस में उनको सजा हुई है, कई केसेस में कई लोगों को बरियत हुई है। तो ये अब देखने की बात है कि वो लोग तो लेटर्स लिख चुके हैं, वो लोग तो यही कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन क्या उनकी पार्टी का सरबराह जो है, जो कि जिसको कहते हैं ना कि आखिरी जो हर्फ है या लफ्ज है वो उसका होगा, तो उसके बावजूद कि उसने अपना जो वाक इख्तियार है या जो मैंडेट है वो भी अचकजई साहब को दे दिया, लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर सके, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। वो ये कहते हैं कि जी अचकजई साहब डिसाइड करेंगे, लेकिन वो भी क्या डिसाइड कर रहे हैं? वो भी कुछ नहीं डिसाइड कर रहे। फाइनल वर्ड आप कह रहे हैं उधर से आना है, तो इसलिए कोट लखपत का भी आपको लगता है कोई फायदा नहीं है? जो बात मैं कर रहा था कि वो उनकी उस तरह चलनी नहीं है। अब जरा गवर्नेंस पे आ जाए, 15 रुकनी गवर्नेंस। यही बात है, असल बात ये है। ओके बैरिस्टर साहब, कमेटी 15 रुकनी कमेटी जी ओवरऑल जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसके हवाले से बनाई है, और वो वज़ीर आज़म साहब का इस्तहक़ाक़ है, और उस हवाले से बेहतर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए उसको मज़ीद बेहतर करने के हवाले से जो है वो एक टास्क है। और बिल्कुल उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ जो हैं वर्किंग ग्रुप्स होते हैं विद इन ऑब्वियसली मुख्तलिफ कमेटीज़ बन जाती हैं, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इकोनॉमिक टीम तब्दील तो नहीं हो रही आपकी? लेकिन वज़ीर आज़म साहब बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, और उस हवाले से वो चाहते हैं कि इसमें मजीद बेहतरी आए। तो कोई आपकी इकोनॉमिक टीम चेंज तो नहीं हो रही? नहीं, फिल वक्त तो देखें ठीक है, जो मामला जिस तरह है महीने डेढ़ के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई नहीं। वो देखें ना, उसका जो मैंडेट है वो उसने रिव्यू करना है, एंडोर्स करना है, जो डिसीजंस हैं, जो तमाम तरह कोऑर्डिनेशन है पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से, तो वो उसमें मज़ीद एक बेहतरी आएगी। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो ये टीम है ये बिल्कुल मज़ीद बेहतरी की तरफ जो है वो लेके जाएगी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। राइट, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर अकील मलिक साहब फैसल चौधरी मौजूद थे डायलॉग पर, और हुकूमत की तरफ से जो माशी टीम तब्दील की गई उस पर बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह साहब की जो राय है वो उनकी ज़ाती राय है, गवर्नमेंट इस तरह से नहीं सोच रही। गवर्नमेंट की वो एक जेनेरिक सी ऑफर है कि आएँ आकर डायलॉग कर लें, बातचीत कर लें। और PTI के कैंप्स में भी कन्फ्यूजन और गवर्नमेंट में भी मुख्तलिफ बयानात जो है इस पॉलिटिकल प्रोसेस को कन्फ्यूज़ किए हुए हैं। क्या ये इंटेंशनली सारा कुछ किया जा रहा है, देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस, और या इस वक्त हम ऐसे एक डेडलॉक आ गया है और ऐसे पोजीशन में आकर फंस गए हैं जहाँ से हम निकल नहीं पा रहे और कोई रास्ता भी निकलने का पॉलिटिकल क्लास को नहीं नजर आ रहा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है इस वक्त, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। बांग्लादेश ने टीम भेजने से इनकार किया, वेनेजुएला के सदर को अमेरिका उठाकर ले गया, और दीगर अहम डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आज आलमी और इलाकाई सियासत में 3 अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे जो बज़ाहिर मुख्तलिफ खित्तों से जुड़ी हैं, मगर दर हकीकत एक ही आलमी रुझान की अक्कासी करती हैं। बीजिंग में होने वाले 7वें पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाकिस्तान और चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, दो तरफा सिक्योरिटी ताउन, CPAC2, गवादर पोर्ट, ज़राअत और खलाई ताउन को मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया है, जो पाकिस्तान के लिए न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि मुआशी एतबार से भी अहम पेशरफ समझी जा रही है। इसी दौरान जनूबी एशिया में एक गैर मामूली फैसला भी सामने आया है, जहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश का मौक़िफ़ है कि यह फैसला हालिया सियासी दबाव, सिक्योरिटी खदशात और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के रवैये के तनाजुर में किया गया है,
जो खित्ते में भारत की स्पोर्ट्स और सियासी बालादस्ती को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। जबकि उधर वेनेजुएला के सदर को फौजी ऑपरेशन के जरिए हिरासत में लेने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको को भी खुली धमकियां दी गई हैं, जो ये जाहिर करता है कि बड़ी ताकतें एक बार फिर वसाइल, तेल और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत की जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। इन तीनों डेवलपमेंट्स को एक तसलसल में अगर देखा जाए तो वाज़ेह होता है कि दुनिया तेज़ी से नए स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स की तरफ बढ़ रही है और माज़राई और दबाव की सियासत की तरफ जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बदलते आलमी मंजरनामे को समझना और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िलहाल और मुतवाज़िन हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर होता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अहमद हसन अल अरबी, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा, ये जो हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं इंटरनेशनल अरीना में, बहुत स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं, पाक चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो, उसका जो मुश्तरका एलामिया भी हमारे सामने आया है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और जो दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात की गई है, इस पर इत्तफाक किया गया है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान का। देखिए, दुनिया के अंदर जो आपने तब्दीलियों की बात की है, दुनिया में बहुत रैपिड चेंजेस आ रही हैं और आने वाले साल में, इस साल में आप ये देखेंगे कि इन चेंजेस के आने की रफ्तार और तेज़ हो जाएगी। दुनिया, क्योंकि पहले ये यूनिपोलर वर्ल्ड था जिसमें एक सुपर पावर थी और उसका पूरी दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस था, जो कि आम तौर पे एक अनोमली है। आम तौर पे इस तरीके से नहीं रहा दुनिया की तारीख। अगर आप देखें, दुनिया हमेशा से मल्टीपल पावर स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड रही है। अभी भी आप ये देख रहे हैं कि जो द रियल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है इस दुनिया का, दुनिया वापस उस तरफ जा रही है। और जितनी भी पावर्स है मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर, जिसमें आप रशिया कह लें, चाइना कह लें, अमेरिका कह लें, वो अपने सिक्योरिटी ऑर्बिट को रीडिफाइन कर रही हैं। अमेरिका ग्लोबल जो उसकी आउटरीच थी, जिसमें वो मिडल ईस्ट के अंदर भी एक्टिव था, यूरोप में भी एक्टिव था, अफ्रीका में भी एक्टिव था, जिसकी वजह से वो इतना आउटस्ट्रेच हो गया कि घर में उनके ऊपर $38 ट्रिलियन का कर्जा आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद उनकी आउटस्ट्रेच होने की वजह से जो वल्नरेबिलिटीज थी घर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गई, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर सेंटिमेंट जो था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो कैसे ग्रेट बनाना है कि अमेरिका की जो फैलाव है उसको समेट के अमेरिका में वापस लेके आना है, उस पॉपुलर सेंटिमेंट के थ्रू इक्तदार में आया। सो अब अमेरिका का प्लान यही है कि वो स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट का डॉक्ट्रिन, यानी वो पुराना जो मॉनरो डॉक्ट्रिन है, उसको एक्टिवेट करेंगे और अपने घर के करीब जो हेमिस्फीयर है, अपने घर के करीब जो अपना सिक्योरिटी ऑर्बिट है, वहां पे अपनी पावर को कंसोलिडेट करेंगे। उसी तरह चाइना का अपना सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी ऑर्बिट है, वो भी अपने घर के करीब जो है अपने रीजनल जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर करेंगे। और वहां पे जाहिर है इस रीजन के अंदर दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और उसके लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर वो काम करना चाह रहे हैं। तीसरा, जो बांग्लादेश वाली आपने बात की, वहां पर भी इंडिया, क्योंकि अपने रीजन में, अपने इर्द गिर्द, अपने सिक्योरिटी ऑर्बिट में अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इनके पास सिवाय दहशतगर्दी के और कोई रास्ता नहीं है अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने के लिए। तो इस वजह से वो बांग्लादेश की तरफ से वो आपको एक लैशबैक मिल रहा है। सो दुनिया वापस रीजनलिज्म की तरफ जा रही है। हर सुपर पावर, हर पोल रीजनलिज्म में अपने इर्द गिर्द, अपने क्लोज टू देयर होम, अपने सिक्योरिटी ऑर्बिट्स को महफूज कर रही हैं और इसकी स्पीड मजीद आप देखेंगे आने वाले दिनों में और तेज होगी। जी बिल्कुल, इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कुछ अरसे से, ये जो ट्रेंड है, अपने अपने फोर्ट्रेसेस बनाए जा रहे हैं और उसके अंदर जो है वो अपनी सिक्योरिटी और अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और अपना डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। यू राइटली सेड सो, और आई हैव बीन सेइंग दिस कंसिस्टेंटली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक मागा, जिसका आपने मिसाल भी दी, वो जो नारे, स्लोगन्स लेके आए थे, दैट डिडंट वर्क वेल। और अब जाहिर है कुछ ऐसे मेजर्स करने पड़ेंगे जिससे जो ऑडियंस है आपकी, उसको एड्रेस करने के लिए आपको कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे कि एक तो इंगेजमेंट्स भी हों और साथ में आप अपनी इकोनॉमिकली जो आपको चैलेंजेस हैं या क्राइसिस है उससे निपटा जा सके, और जिसका आपने चीन का भी हवाला दिया। मैं ज़रा चाहता हूँ ये बांग्लादेश की सूरत हाल पे भी कमेंट करें। ये जो ज़ाहिर है बांग्लादेश का इस तरह इंडिया के हाथ से जाना, अगर कुछ साल पहले बात करें तो ये हम सबको भी एक ख्वाब लगता था, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है सारे प्रोसेस में, और रीजन के अंदर भी बहुत बेटरमेंट की तरफ पे हम गए हैं।
ये जो क्रिकेट का आपने देखा होगा इंडिया में, वो शाहरुख खान ने एक प्लेयर लिया तो बड़ा शोर मचा, उनके एक एमपी ने बीजेपी के कहा कि जी ये तो गद्दार है, बहुत इस हद तक वो चले गए। लेकिन ये जो बांग्लादेश ने पोजीशन ली है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बिहेवियर को लेके, ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जनरेट करती है और सॉफ्ट इमेज जो इंडिया अपना बॉलीवुड और क्रिकेट के जरिए बिल्डअप करता है उसमें बड़ा रोल प्ले करती है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? देखिए, ये क्रिकेट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक गेम नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक एक एस्पेक्ट नहीं है इसका। ये एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक क्रिकेट डिप्लोमेसी बाकायदा तौर पे एक डॉक्ट्रिन है जो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होता है और ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है जियो स्ट्रेटजी को। तो बांग्लादेश वाले कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक इसको जियो पोलिटिकल जो है एक स्ट्रैटकॉम के तौर पे आपको देखना चाहिए कि उस्मान हादी की शहादत के बाद इंडिया का तो यही अंडरस्टैंडिंग थी या उनका प्लान यही था कि हम इसको जब शहीद करवाएंगे तो उसके बाद बांग्लादेश जो है वहां से हमें एक खौफ फैलेगा और खौफ व हिरास होगा और फिर ये दोबारा से इंडिया से डर के इंडिया के जो करीब आएंगे। लेकिन वहां से जो मैसेज आया क्रिकेट की शक्ल में, वो एक स्ट्रैटकॉम, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी इंडिया के लिए कि हम जितनी पहले नफरत करते थे उससे ज्यादा अब तुमसे नफरत करते हैं। क्योंकि जो इंडियंस हैं बहुत अरसे से वो क्लेम यही करते हैं कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को बनाने वाले हम हैं और हम इनके साथ बहुत क्लोज हैं, जिस तरह पाकिस्तान कहते हैं कि अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम हमने बनाई। सो इंडिया उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अपना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता था बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। सो वहां से ये मैसेज आना कि हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे और आपके उसका नतीजा आपने देखा कि किस तरीके से कल से पूरे का पूरा इंडियन मीडिया आग उगल रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, उन्हें इंतहाई तकलीफ पहुंची है इस बात से। तो ये एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक मैसेज था इंडिया के लिए कि आप चाहे उस्मान हादी को शहीद करेंगे, हमें जितनी भी शहादतें देनी हो, हम हर एस्पेक्ट में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का जो इन्फ्लुएंस रहा है बांग्लादेश में उसको हम खदेड़ के वहां से निकालेंगे। ठीक, ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट ने पहले फैसला कर लिया, बोर्ड का तो फैसला फिर भी बाद में आया। लेकिन आपने ज़रा अमरीकी सदर की वेनेजुएला वाली कार्रवाई पर दोबारा बात करना चाहता हूँ, जिसको ज़ाहिर है वो बड़ा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और इस डेवलपमेंट को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें कि ये ट्रंप ने जो वेनेजुएला, क्यूबा और जो दीगर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इनको जो थ्रेट किया है, इसके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, बहुत वाज़ेह है, डोनाल्ड ट्रंप एक क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि हम मिडिल ईस्ट से और यूरोप से जो हमारी सिक्योरिटी अपैरेटस वहाँ पे मौजूद था और हम जिस तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टेड थे, हम वहाँ से पुल बैक कर रहे हैं और हम अपनी पावर को अपना जो रीजनल कंट्रीज़ हैं क्लोज टू होम वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसी को वो मॉनरे डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। अब यहाँ पे वेनेजुएला की अगर आप बात करें, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन चार्टर में जो किया गया, उनके कंट्री हेड को उठा के वहाँ पे अमेरिका लेके आए वापस। लेकिन वहाँ पे वेनेजुएला के अंदर पिछले कुछ अरसे से, स्पेशली फॉर द पास्ट 3 years, रशियन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इट इज़ अ फैक्ट कि रशिया जो है वहाँ पे वेपन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, ड्रोन्स भी उनको दे रहा था। वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इकोनॉमिकली चाइना वेनेजुएला के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज जा रहा था। और तीसरा, वहाँ पे इरानियन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। सो इन सारी चीज़ों को जब क्लोज होम उन्होंने देखा तो उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया अमेरिका ने। ऑल्दो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, लेकिन आई एम जस्ट trying to make the audience understand कि You're giving a reason behind it actually कि क्या what happened actually. You're giving a scenario कि वहाँ पर किस context में ये सब कुछ हुआ होगा, justified तो नहीं है किसी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब यहाँ पे जो ममालिक होते हैं उनको अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। इंटरनेशनल लॉ उसी का है जिसके पास ताकत है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसको वहां से लाके, देखें अब ये जो सारा उन्होंने वो सदर वाला किया, उठा के उसको लेके आए, उसको ये सारा ऑप्टिकल है, ये सारा मैसेज देना है। अगर वो चाहते तो ये ऑप्टिक्स इस तरीके से उठा के लाने की बजाय और भी बड़े रास्ते से कि आप पीसफुली उसको लेके आ सकते थे अमेरिका। लेकिन इट वॉज द मैसेज दैट वॉज इंपॉर्टेंट कि हम इस वक्त बेशक हम हट रहे हैं मिडिल ईस्ट से, बेशक हम यूरोप से हट रहे हैं, बेशक हम यूक्रेन रशिया वॉर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली कह चुका है कि यूरोपियन कंट्रीज से कहो कि यूक्रेन का फैसला करे, अमेरिका का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो वहां से निकल के वो मैसेज दे रहे हैं कि लेकिन हम अपने जो इर्द गिर्द का जो हमारा क्लोज टू होम एरिया है, जो अमेरिकाज है, उनके अंदर हम फॉरेन मेडलिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ये वो मैसेज था जो वो देना चाह रहे हैं। वो मनरो डॉक्ट्राइन 1823 की, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री को जो है कॉलोनाइज नहीं करने की इजाज़त दी जाएगी। सो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव आई गेस।
और ये थैंक यू सो मच अहमद हसन अल अरबी, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद थे और ये जो 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स थी इस पर अपनी राय दे रहे थे। आपने सुनी, प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।